वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में राजस्थान के अलग अलग कल्चर को पढ़ा। कोशिश मेरी यह रहती कि एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ों को ही हम पढ़ें। तो आज हम राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां और उससे रिलेटेड साहित्य, तो ये तो मेन हेडिंग है हमारा, और भाषा और बोलियों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। ऐसा हमारे कहावत है कि राजस्थान में 2 कोस, 5 कोस, 13 कोस पे वेशभूषा, खान पान, बोलियां बदलती जाती है। ये हमारी विचित्रता है और बड़ा उसमें क्षेत्रवाही क्षेत्राधिकार का अच्छा है। तो इसका एक ऐतिहासिक साहित्य के दृष्टिकोण से आज हम राजस्थानी भाषा के बारे में प्रकाश डालेंगे। जो हमारा विज्ञान है, मतलब इनका हर चीज विज्ञान, तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, भाषा विज्ञान। तो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत डाला गया। और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सूर सेनी अपभ्रंश से हुआ। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी, जो बड़े मुनि हुए, द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा शामिल है। मरु का मतलब मरुस्थली, रेगिस्तानी, मारवाड़ी। और कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्न में थे, आईने अकबरी ने मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया। 17वीं सदी नौबोली छंद व 18वीं सदी की 8 देशरी गुजरी नामक रचनाओं का मरु भाषा में उल्लेख हुआ। तो राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया। उनकी जो पुस्तक थी, ग्रंथ था, उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रंथ में प्रयुक्त किया। मारवाड़ी अलग अलग बोलियां जो हमारी मोटी है, फिर उसकी उप बोलियां हम अलग से जानेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो मारवाड़ी भी राजस्थान में भाग है, पश्चिमी राजस्थान। मेवाड़ी जो मेवाड़ है, ढूंढाड़ी जो ढूंढाड़ी इलाके में बोली जाती है। हमने जो चित्रकला पढ़ी वहां भी हमने उनका उल्लेख किया, लेकिन यहाँ वो विस्तृत रूप से बोली वाली। मेवाती जो हमारा मेव क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र है। हाड़ोती, कोटा बूंदी, जालोड़ी, झालावाड़, ये बोलियां। और जो जनगणना हुई थी 1961 में, हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, तो 1961 में 73 बोलियां उस समय प्रचलित थी। 73 बोलियां। कभी क्वेश्चन आए कि 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी बोलियां थी, वहां दिख दिया 73, 76, 83, 92। तो आपको 73 पे राइट करना है। वर्तमान में राजस्थान में जो भाषा बोलने वालों की संख्या है, यानी कि राजस्थान की जनसंख्या से ज्यादा ही होगी, क्योंकि गुजरात में हमारी भाषा बोली जाती बॉर्डर पे आसपास। तो यानी कि कुछ हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब में थोड़ा हम उनकी बोलते हैं, वो हमारी बोलते हैं। तो 11 से 12 करोड़ से भी अधिक बोली जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान का एक समयराज इतिहास था। फिर उसके बाद आगे डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, जो इटली के रहने वाले थे, निवासी कहां के थे वो, इटली के, लेकिन उनकी कार्यस्थली महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम बीकानेर में थी। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने उनकी नॉलेज को, जो राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, आगे अपन डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा 12वीं सदी तक अस्तित्व में आने की बात कही, और शोर सेनी भी इसी बात को मानते हैं। तो उस समय 17वीं सदी में हम स्वतंत्र रूप ले चुकी थी हमारी राजस्थानी भाषा। और जो डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया ने वंश वृक्ष बनाया, उससे पहले यह जो स्वतंत्र रूप ले चुकी थी, तो हमारे को 4 भागों में बांटा उसको। पहला गुजर अपवंश 11 से 13वीं शताब्दी। प्रारंभिक राजस्थानी जो प्रारंभ हुआ 13 से 16वीं शताब्दी। मध्य राजस्थान, राजस्थानी 16 से 18वीं। और अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब आज तक जो अब चल रहा है, 18 से अब तक। और जो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया थे, उन मोतीलाल जी मैनारिया ने राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष के रूप में कहा कि बारोपीय जो भाषा है, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि बारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत इसकी मतलब जो है हुआ विकास।
फिर आर्य भाषा के रूप में बताया, क्योंकि भारत में आर्य जाति के लोग आए थे और आर्य सबसे पहले सिंध, हमारा जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मेरठ क्षेत्र है और उसी सटा हुआ राजस्थान है, तो भारतीय भाषा है, फिर आर्य भाषा है। फिर हमारा जो वैदिक काल था, सरस्वती नदी थी उधर, तो वैदिक संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। तो जो वैदिक संस्कृत है वहीं से मतलब राजस्थानी भाषा को अलग अलग रूपों में अध्ययन मिलता है, पाली और संस्कृत। पाली का मतलब एक प्रकार की लैंग्वेज है, और संस्कृत जिसको आगे जाके अपन कहते हैं ना राजस्थानी देवनागरी से। भारत की मुख्य भाषा कौन सी है? देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो पाली और संस्कृत हो गया। फिर पाली को 3 भागों में बांटा, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। फिर जो शोरसेनी प्राकृत है उसको 2 मुख्य भागों में बांटा, गुर्जरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब तोड़ना, जैसे ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं, मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूं, और वहां अपभ्रंश चट्टानों का, ज्वालामुखी से जो भी बातें पर, तो यहाँ है भाषा साहित्य, जो उसका खंडन करना, तोड़ना इधर उधर। तो गुर्जरी अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा, राजस्थानी और गुजराती और शोरसेनी हिंदी में। जो हमारी हिंदी तो मेन भाषा ही है, चाहे हमारा अपन अंग्रेजी लैंग्वेज, और अभी हमारे पूरा जोर दिया जा रहा है कि राजस्थानी भाषा को अलग दर्जा दिया जाए, और ब्यावर से जो रिटायर्ड प्रिंसिपल गणपत सिंह जी मुगदेश साहब इस पे पुरजोर कोशिश से लगे हुए कि हमारे राजस्थानी भाषा को एक दर्जा दिया जाए, उसको भी भाषा के रूप में स्वीकार। भाषा तो चल ही रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में विषय भी है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मतलब लाइसेंस दिया जाए, सरकार से ऐसा अनुरोध चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान में पढ़ा। फिर हमने आया कि इनको 2 भागों में बांट दिया मोटे रूप से, डिंगल और पिंगल। तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थानी में जो मारवाड़ी रूप है वो डिंगल कहलाया। क्या कहलाता? डिंगल। और जो हमारा ब्रज एरिया है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये पूरी राजस्थान पिंगल कहलाया, और ब्रज से प्रभावित है वो, आप भी जानते हैं। विकास जो है गुजरी अपभ्रंश हुआ डिंगल का, और पिंगल का मतलब जो है भाट जो जाति है कवियों द्वारा, और विकास शोरसेनी अपभ्रंश द्वारा। विकास कौन से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश द्वारा। और जो कवि है यहाँ चारण कवि, और यहाँ पे भाट जाति के कवियों द्वारा। फिर आता है कि जो ग्रंथ है इनसे रिलेटेड डिंगल से, डिंगल में देखिए राज रूपक। अब प्रिय विद्यार्थियों में आपको ये बात बता दूं कि बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, कुछ चीज को रट ले। हम भी जब पढ़ते थे यही था कि कोई भी गाइड ले आए और राजस्थान के साहित्य के बारे में उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। अब जब आपको कंसेप्ट ले, मेरा यहाँ आपसे अनुरोध यही है कि जो अनुभव है और जो कंटेंट है उसको मैं आपसे कैसे शेयर करूं कि आप उससे लाभान्वित हो। पढ़ने में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, अपने गाइड लेके आते हैं पढ़ ले, उन गाइड में कुछ बातें। और आज कंपटीशन इतना प्रतिस्पर्धात्मक हो चुका है कि यहाँ कोई भी किसी क्वेश्चंस को बना कर, क्योंकि पेपर सेटर की भी एक मतलब जो है समस्या है कि इतने प्रतिभागी, अभी आज रिट के एग्जाम के अंदर हो सकता है 13 लाख 15 लाख बैठे। अब 13-15 लाख विद्यार्थियों को कैसे बाइफरकेट करना है, उसके लिए पेपर ही तो एक माध्यम है कि 2 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर है उस पेपर को कैसे क्वेश्चन दिए जाए। और उसमें ये भी पेपर की जो पैटर्न प्रणाली होती है बोर्ड में सिखाया जाता है। हमें बोर्ड का मैं पेपर सेटर की ट्रेनिंग ली तो वहां पे बताया कि किस प्रकार से बोर्ड के पेपर को, कोई भी यूनिट बाकी नहीं रहे, कोई भी यूनिट से प्रश्न ऐसा नहीं होगा आया टच होना चाहिए, क्योंकि आपने 4 यूनिट में दे दिया तो बोलबाला हो गया। तो जैसे 17 यूनिट है, 17 यूनिट को हमें टच करना पड़ेगा, और उनको ज्ञान के आधार पे, अवबोध के आधार पे और अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मतलब जो है आपको बांटना है। व्याख्या कौशल जो भी स्किल्स है उन सबके जो अपने मेन मेजर पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। अब निबंधात्मक कैसे देना है, और लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप, इस प्रकार से जो मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें तो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अब ऑब्जेक्टिव में नाना प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ये क्लियर हो। तो यहाँ बात जब आ जाती है राज रूपक, ये क्योंकि हम जब राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो अपन ने क्या किया, कोई भी किताब उठे और रट ले जाते हैं कि मतलब जो है पग फेरो किसने लिखी, मणि मधुरकर ने लिखी, गंगा लेरी बेराट, रूटी रानी केसी सिंह भारत ने लिखी। तो ये अपने को जब एक बार अपन किसी को यहाँ अपन ने अच्छे से पढ़ लिया तो वहां भी क्लियर होता जाएगा, और वो तो बातें तो वही। तो ग्रंथ जो है राज रूपक, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासो, अचल दासरी खींची, वचनिका राव जेत सिंह छंद, नागरमण, रुक्मणी, हरण, ढोला मारू का दुआ और सगत रासो। तो ये हमारे डिंगल जो भाषा पश्चिमी राजस्थान का डिंगल माना गया, उस डिंगल के अंदर ये ग्रंथ है। और पिंगल में जो ग्रंथ है रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर। तो ये इस प्रकार से ये पिंगल के जो ब्रज भाषा से प्रभावित है।
फिर आता है कि जो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का वर्गीकरण दिया, उसने कार्य किया, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारा आज वर्तमान में उन बोलियों और उपबोलियों को हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पूरी बताया, इटली निवासी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, कार्यस्थल इनकी बीकानेर थी, और उसमें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे, और उन्होंने राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वे का मतलब उनको कार्य दिया कि आपको इसका सर्वे और संगठन के बारे में आपको कार्य सौंपा जाता है, उसको आपको पूरा करना। इसी दौरान जैन आचार्य थे, जैन आचार्य विजय धर्म सूरी से उनकी मुलाकात हुई। किन से? एलपी टेसीटोरी से। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी से जब मुलाकात हुई तो राजस्थान चारण साहित्य का मतलब जो है आपस में तौर पे दो ग्रंथ निकल के आए। किसके द्वारा? विजय धर्म सूरी के द्वारा। एक तो था राजस्थान चारण साहित्य, दूसरा पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। तो टेसीटोरी की जो पुस्तक है, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोल्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, बहुत बड़ा नाम है। टेसीटोरी की जो पुस्तक है, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोल्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स के बारे को मतलब रचित किया। अब उसको दो भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी भाषा, पूर्वी राजस्थान या ढूंढाड़ी भाषा। अब पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां हमारी खड़ी मारवाड़ी, मतलब खड़ी मारवाड़ी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जोधपुर के आसपास तो फिर भी मतलब जो है अपना जैसे पालिका ले जाया जाता है, या अजमेर का थोड़ा ले जाता है, चेतरण में, बर में, लेकिन जो प्योर उधर जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, वहां पे जो मारवाड़ी पूरी बोली जाती है। और जब उधर झुंझुनू की साइड मुड़ जाते हैं, अपन सीकर की साइड मुड़ जाते हैं, तो वहां शेखावाटी आती है। मारवाड़ तो पूरा ही पश्चिमी राजस्थान तो ही है, लेकिन वहां शेखावाटी है, और कई मेवाड़ी है, डटकी, थड़ी, बीकानेरी, बागड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ा। जो अपने बाली साइड का जो इलाका है, ये सांचौर, जालोर, बाली, वहां गोडवाड़ क्षेत्र है, गोंडवाना भूगोल में भी, तो गोडवाड़ी और देवड़ावाटी लैंग्वेज को बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब विद्यार्थियों की यदि हमें किसी भी चीज को पढ़ना है, मेरा तो ये अभिप्राय आपसे जो असफलताएं सफलताओं की ओर ले जाती है कि हमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए फिर परीक्षा। और समय भी यही मांग कर रहा है कि आज इस कंपटीशन के अंदर, और जो नहीं बोलना चाहिए कि हमें कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में मैनिपुलेशन है, खामियां हैं। उन खामियों के अंदर जो गुदड़ी का लाल है, वो अपनी विशेषता को अपनी मेहनत कर्म प्रदान कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता भी एक शिक्षा है। हम बीएड करते हैं, एसटीसी करते हैं, तो दर्शन जो पहला पेपर है फिलॉसफी, भारतीय समाज में शिक्षा, उसकी अलग रूप का पेपर का रूप बदल गया हो, लेकिन जब 1 ईयर बीएड था तो पहला पेपर ही था इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो उसी को अब अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो चाहे कुछ भी हो, बातें वही है। तो भारतीय दर्शन में गीता और महाभारत, रामायण और महाभारत वाज सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये हमारे प्रेरणा की स्रोत है। और प्रेरणा के माध्यम से हमें कहीं न कहीं मिला है कि रामायण से हमें राम के आदर्श का चित्रण होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष की, नर से जो नारायण के रूप में अवतरित हुए, तब्दील हुए, उनसे हमने मर्यादा सीखी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के रूप से एक बहुत बड़ा नायक था, जिसने स्त्री के सतीत्व की रक्षा की। और हमारे इस भारत भूमि के ऊपर मैंने आपको पूर्व में बताया कि अच्छा प्रशासक वही होता है जो स्त्री के सम्मान की रक्षा करता है और अपने साम्राज्य यानी जमीन जागीरी की रक्षा कर पाता है, वही एक शासक होता है। तो तीसरा, हम संस्कारों और चरित्र के निर्माण की बेला को आधारशिला रख सकते हैं। तो ये प्रशासक के गुण होते हैं, और जिसके ऊपर कहा भी जाता है कि जासु राज में प्रजा दुखारी, वह नर अवश्य नरक अधिकारी। तो इन सब चीजों से उत्प्रोत मेरा यह अभिप्राय आपको यह है कि हम किन चीजों पर फोकस करें। कहने का मतलब सारी चीजों को सिस्टमैटिकली, जो राजस्थान से रिलेटेड कंपटीशन है, चाहे वो भी बिजली विभाग की वैकेंसी आने वाली है, जो 2335 अभी कल परसों पेपर में था, उसमें 24% राजस्थान के भाग को जोड़ दिया। कला साहित्य और संस्कृति जो अपन पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो वो टेक्निकल फील्ड का विद्यार्थी उसमें बहुत सारे जो बीटेक करे हुए या डिप्लोमा करे हुए, पॉलिटेक्निक करे हुए या आईटीआई करे हुए, तीनों विद्यार्थी ने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिक वायर पढ़े या सिविल के नक्शे बनाए। अब थोड़ा सा उनका दिमाग इधर लगने के लिए उनके लिए एक समस्या उत्पन्न होगी कि 24% राजस्थान, और राजस्थान में ये नहीं पहले क्या था कि अपन कोई भी, मैंने बताया ना, गाइड ले लिया और पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट कब करोगे? जब हमें उसके बारे में A to Z चीजें नॉलेज में हो, नॉलेज वाइज हम स्ट्रांग हो, तब हमें फिर कुछ भी कॉन्फिडेंस हमारा इतना बढ़ जाता है कि मतलब जो है कोई भी प्रश्न पूछा जाए हम उसका सटीक जवाब देंगे।
तो इसका मतलब है कि सब चीजें विज्ञान हो गई है। पहले तो था कि संस्कृत पढ़ रहा हूं, मैं कोई विज्ञान का विद्यार्थी, मैं भाषा पढ़ रहा हूं, मैंने भाषा विज्ञान पहला वर्ड ही लिखा, भाषा विज्ञान कि भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी राजस्थानी भाषा कोई उत्पत्ति के सोर्स नहीं, तो वहां विज्ञान लिख दिया। मनोविज्ञान, सब चीजें विज्ञान ही है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से तो जब तक साइंस नहीं, भूगोल नहीं, सब कुछ नहीं। तो प्रिय वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल राजस्थान भाषा और बोलियों के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन जो उसका शेष भाग है जिसको हम पूरा वर्णित कल के वीडियो में नहीं कर पाए, आगामी भाग को हम कहते हैं। और मेरा ये कि कंटेंट कोई कमी नहीं रहे। तो फिर विद्यार्थियों, हम पढ़ तो राजस्थान के रेफरेंस में रहे हैं, लेकिन वास्तव में राजस्थान की जो विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, जैसे राजस्थान के प्राकृतिक भाग को 4 भागों में बांटा, वैसे राजस्थान की बोलियों को भी मेजर 4 भागों में बांटा गया। और बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में 17 बोलियां, भाषा तो है 22 और बोलियां हैं 17। तो कंफ्यूज नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंशियल इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो जो 17 बोलियां हैं उनमें क्या है कि 5, उसमें भी 5 प्रभाग बना रखे हैं। जैसे पहला पश्चिमी हिंदी वर्ग है ना, दूसरा पूर्वी हिंदी वर्ग, और तीसरा राजस्थानी। यानी कि भारतवर्ष के खंड 5 किए गए बोलियों के दृष्टिकोण से उसमें मतलब तीसरा खंड पूरे राजस्थान को दिया है। यानी कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है, आज तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बड़ा हो गया, क्योंकि पहले एमपी था तो एमपी के 2 टुकड़े हो गए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद एमपी अपने से क्षेत्रफल में छोटा हो गया। तो इसको बोलियों के दृष्टिकोण से तीसरा दर्जा दिया गया। तो हमारे यहाँ जो है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, यानी कि चारों दिशाओं के क्षेत्राधिकार को मजबूत किया गया। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, उसमें ढूंढाड़ी। ढूंढ का मतलब टीला। आप देखिए कि ढूंढाड़ी जहां जहां भी बोली जाती है वहां टीले हैं, यानी रेतीले भाग है, चाहे जोबनेर हो, चाहे जयपुर के आसपास के इलाके हों, और कहीं टीले नहीं, पहाड़ी इलाका है, लेकिन कुछ अंचल में बोली जाती है, जैसे हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, रांगड़ी, मालवी, ये बोलियां हैं ढूंढाड़ी की, जो ढूंढाड़ी से निकली हुई है। और उसमें जो उपबोलियां हैं वो तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, ये उपबोलियां हैं। तो अब जब जयपुर की बात करते हैं तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर, जयपुर का जो उत्तरी भाग है उसको छोड़कर के जो शेष जयपुर का भाग है, और जो किशनगढ़ है हमारा, जो टोंक है, जो लावा क्षेत्र है, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में ढूंढाड़ी बोली जाती है। छे छा छी है ना, ऐसी बोली, काई छे किया छे छो बोली जाती है। संत दादू एवं उनके जो शिष्य थे, उनकी रचनाएं इसी ढूंढाड़ी शैली में लिखी हुई है। जैसे सुंदर दास जी जो दादू पंथ के थे, और उनका जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी में लिखित है, रचित है। इसे जयपुरी या जाड़साई भी कहते हैं। कॉमन रूप से जो ढूंढाड़ी बोली है उसको जयपुरी, और मैंने यहाँ जयपुरी लिखा, बाकी बोलने में अपन जयपुरी बोलते हैं। आप लिखने में भी यदि कहीं आता है तो उसके नहीं साहब, यहाँ सर ने जयपुरी बताया, जयपुरी भी बोलते, बोलने में आम भाषा है तो जयपुरी है ना। तो जयपुरी या जाड़साई भी कहते हैं। और इस बोली का, कौन सी बोली का, ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख 18वीं सदी की पुस्तक 8 देश गुजरी पुस्तक में लिखा हुआ, उससे हुआ। मतलब फिर आता है इनकी उपबोलियों को हम कैसे वर्णित करें, थोड़ा बारीकी से जाने। तो यहाँ आपने कहा बहुत सारे जो गाइड है या किताबें, वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है तोरावाटी, झुंझुनू, सीकर जयपुर में बोली जाती है, या उसका भाग लिख दिया। बिल्कुल अपन को कंफ्यूज नहीं रहना है, इसलिए मैंने आपको कहा कंटेंट वाइज अपने को तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, मतलब पूर्वी भाग तो पूरा और दक्षिणी पूर्वी भाग में, तथा जयपुर का कुछ उत्तरी भाग तोरावाटी में आता है, वहां तोरावाटी बोली जाती है। अब काठेड़ी, जयपुर का जो दक्षिणी भाग है और जो धौलपुर है वहां पे ये काठेड़ी बोली जाती है। जयपुर का तो दक्षिणी भाग और धौलपुर तो पूरा छोटा ही है वैसे अपना में धौलपुर जिला। चौरासी जो भीलवाड़ा में शाहपुरा है, वहां पे चौरासी बोली का नाम ही चौरासी, जो दक्षिण पश्चिम मतलब शाहपुरा का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है एवं टोक का पश्चिमी क्षेत्र में
ये ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी की मतलब उप जो बोली है 84। नागरचोल, तो नागरचोल सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग व टोंक के दक्षिण भाग और पूर्वी में, ये दक्षिण अलग है पूर्वी अलग है, दक्षिण पूर्वी में बोली जाती है। पचवारी लालसोट दौसा जिले में आता है, सवाई माधोपुर के मध्य बोली जाती है। राजावाटी, आप देखिए कि जयपुर राजवंश से जुड़ा हुआ राजावतों का जो राजावाटी है जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में आता है, सिरस निमाई, तो वहां पे राजावाटी बोली जाती है। लैंग्वेज भी एरी, मतलब अपन कहते हैं लड़की तरह, वो कहते एरी तरह, तो ये राजावाटी की बोली है। तो अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार की बोलियां, जगरोती ये करौली में बोली जाती है, करौली जो जिला है वहां पे जगरोती बोली मेन बोली है, बाकी और साइड में थोड़ी बहुत तो सब जगह मिश्रण ही है। हाड़ौती का सर्वप्रथम, हाड़ौती जो बोली है उस हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम प्रयोग कैलोग की हिंदी ग्रामर में 1875 में किया गया। और हाड़ौती बोली सबसे कठिन है, जितनी बोलियां हमारी मारवाड़ी मेवाड़ी उन सब में हाड़ौती जो है सबसे कठिन है। और हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में शिवपुरी जो एमपी बॉर्डर आ जाता है, पूर्वी में दक्षिणी में मालवी, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती में है। मेवाती, जो मेवाती बोली है अलवर भरतपुर मेव जाति के लोग रहते हैं और मेव जाति बहुलता के कारण मेवाती बोली जाती है। अहिरवाटी, अहिर वंश का आसपास अलवर की जो बैरोड है, मुंडावर है, जयपुर कोटपुतली है, यानी हरियाणवी प्रभाव है इन पे, इस बोली पे हरियाणवी प्रभाव है। हरियाणा के जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ की जो नारनौल तहसील है, रोहतक जो दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली जो दक्षिण है में ये बोली प्रचलित है। सोंदवाड़ी, देखिए झालावाड़ के अंदर जो डग क्षेत्र है उस तरफ सोंदिया जाति के राजपूत रहते हैं, और जो सोंदिया राजपूत होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी नाकों में बोलने वाली होती है, उसको सोंदवाड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब उनकी बोली तो हाड़ौती में रह रहे तो हाड़ौती जैसी है, लेकिन उसको अलग दर्जा इसलिए दिया कि वो अलग अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो सोंदवाड़ी सोंदिया राजपूत क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी, जो मालवा काली जहां पे मिट्टी है अच्छी पैदावार, जो मालवा है कोटा का क्षेत्र है, झालावाड़ है, तो झालावाड़ प्रतापगढ़ और कोटा के मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। रांगड़ी, वहां भी ऐसा कुछ हिस्सों में रांगड़ी बोलते हैं, जैसे मैंने सोंदिया बताई। राजपूती क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र की राजपूत की, और ये बोली रांगड़ी कर्कश होती है, यानी कि बिल्कुल कटु, अपने को मन भावक नहीं होती है, थोड़े खड़े बोलते हैं, कर्कश भाषा बोलते हैं। निमाड़ी, दक्षिणी भीली, यानी भील जाति के लोग निमाड़ी बोलते हैं। खेराड़ी, शाहपुरा में, बूंदी में, मान लीजिए भीलवाड़ा में जो शाहपुरा कस्बा है और थोड़े बहुत और क्षेत्र जो है शाहपुरा के आसपास, वहां खेराड़ी बोली जाती है। अब आता है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का योगदान। पहले तो अपन ने टेरासरी के बारे में पढ़ा कि टेरासरी ने क्या योगदान दिया, अब हम गिरियर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। 1907 और 1908 में अपने ग्रंथ भारतीय विश्वकोश में किया। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, जैसे उन्होंने लिखा सर्वे ऑफ इंडिया, वैसे भारतीय विश्वकोश में किया, और बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई उन्होंने। 5 उपशाखाओं को मैंने अलग से नहीं लिखकर अपन वर्णन भाई जी कि 5 उपशाखाएं। पहला पश्चिमी राजस्थान, जो मारवाड़ है हमारा, मरु भाषा मारवाड़ी सर्वाधिक बोली जाती है। राजस्थान में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मारवाड़ी है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र लंबा चौड़ा है, क्योंकि वहां दे दिया ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, है ना, और मारवाड़ दिया हुआ है, तो मारवाड़ी बोली सर्वाधिक बोलने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ ही बनता है, इसलिए मैंने कहा हर चीज को क्लियर कर लो। सर्वाधिक बोलने वाले मारवाड़ी है राजस्थान में। अब इसमें यह आता है कि पूर्वी मारवाड़ी, मतलब पश्चिमी मारवाड़ी के सब पॉइंट पढ़ रहे हैं। पूर्वी मारवाड़ी मारवाड़, ढांडकियों, गिरासियों की बोली है। पूर्वी मारवाड़ी मारवाड़ी लोगों की, ढांडकी एवं गिरासियों की बोली है, और जो राज्य के सोल्ट है वो इसी बोली में लिखे गए। कौन सी बोली में? पूर्वी मारवाड़ी में। उत्तर मारवाड़ी, उत्तर मारवाड़ी जो कि बीकानेर,
बागड़ी शेखावाटी जो है उत्तर मारवाड़ी में आते हैं, और वेली कृष्ण रुक्मणी जी जो रचना है वो उत्तर मारवाड़ी बोली में लिखी हुई है। फिर आता है पश्चिमी मारवाड़ी, थड़ी और थटकी। थड़ी और थटकी बोलियों का समावेश है किसमें? पश्चिमी मारवाड़ी में। फिर आता है दक्षिणी मारवाड़ी, खिराड़ी, गोंडवाड़ी, सिरोही, गुजराती और देवड़ावाड़ी। यहाँ पे दक्षिणी मारवाड़ी बोली जाती है। फिर आता है दूसरा मेजर पॉइंट, यानी अपन ये पहला मेजर पॉइंट पढ़ा अब तक, जो 5 उपशाखाएं बताए उसमें पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी पढ़ा। अब दूसरा पढ़ रहे उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है, कठेर मेवाती, मेवाती में भी अलग अलग है, कठेर मेवाती, बयाना मेवाती, आरेज मेवाती, नहेड़ा मेवाती, बिछेता मेवाती, खड़ी मेवाती। तो मेवाती के 1, 2, 3, 4 और 5, 6 उप भाग हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेवाती बोली के 6 भाग हैं, कठेर, बयाना, आरेज, नहेड़ा, बिछेता और खड़ी मेवाती। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कठेर मेवाती, भरतपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में बोली जाती है और अलवर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। बयाना मेवाती मतलब जो है ये बयाना जो तहसील है वहां पे, और आरेज मेवाती गुड़गांव दक्षिण जो तहसील है उधर, नुहू, जिरका, फिरोजपुर पश्चिमी तहसील जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की जो नारनौल तहसील है तक ये बोली जाती है। नहेड़ा मेवाती प्रतापगढ़, अजबगढ़ और तिजारा, किशनगढ़ बास बोलते हैं ना अलवर में, तो किशनगढ़ बास है, तिजारा है, इनमें ये बोली जाती है। फिर आता थानागाजी, ये भी अलवर के उधर है। बलदेवगढ़, बिछोता अलवर के उत्तर पश्चिमी में, कोट कासम व नामा की बावल तहसील में खड़ी मेवाती बोली जाती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह है कि बोलियों से रिलेटेड राजस्थान पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको भारत के बारे में, क्योंकि अपन किस चीज को पढ़ रहे हैं तो भारत भी तो कहीं न कहीं अपने कंपटीशन में आता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूरे भारतवर्ष में 17 प्रकार की बोलियां बोली जाती है, और राजस्थान का उसमें जो उन्होंने 5 खंडों में बांटा है बोलियों को, स्टेट देश लेवल में, कंट्री लेवल में, तो उसमें तीसरा नंबर राजस्थान का आता है, राजस्थानी भाषा का मतलब। तो राजस्थानी भाषा को उन्होंने 4 भागों में बांटा, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण राजस्थानी, है ना, और उसमें दे दिया मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी मेजर रूप से। तो ये कितने कंसेप्ट वाली बात है। तो भारत की जो 17 बोलियां हैं, उन 17 बोलियों को आप यदि गिने देख तो खड़ी बोली आती है पहली, दूसरी आती है बांगरू, ब्रज भाषा, मैथिली, है ना, भोजपुरी, मगही। तो इस प्रकार से ये 17 बोलियां आपको दिमाग में रखनी है। फिर अपन ने राजस्थान के रेफरेंस में कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा कि राजस्थान में किस प्रकार से हम राजस्थान की बातों को याद करें। फिर आता है कि अपने यहाँ पर पढ़ा, तिजारा तक पढ़ा, तिजारा किशनगढ़ बास और लक्ष्मणगढ़ में बोली जाती है। फिर आता अहिरवाटी। अहिरवाटी जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, दिल्ली के दक्षिण में, रोहतक, गुड़गांव आ गया उधर। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी आ गई, है ना, दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी व भीली आ गई। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं वो हमें याद रहनी चाहिए। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप सभी को इन सब बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और यदि बीच में मुझे कहीं भी कोई मैटर और जोड़ने की जरूरत समझा तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की बोलियों के अंदर मैं आपको और इससे क्लियर जो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कृतियां हैं, जो बोलियों के द्वारा जिस भाषा रचित जो हमारे साहित्यकार हुए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे अपन कि आज पहले भाषा और बोलियों को 2 टाइम दे दिया, फिर इसकी जो रिलेटेड राजस्थानी साहित्य, तो उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पे जानने के साथ साथ जो ग्रंथ है, जो रचनाकार है, कौन कौन से ग्रंथों के कौन कौन रचनाकार हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां बोली रिलेटेड कोई चीज रह गई बाकी तो मैं कल अगले वीडियो में आपको और क्लियर कर दूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक ही आग्रह रहता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आज आप देखिए कि सर्दी बेशुमार पड़ रही है और पहले ही चेतावनी थी कि 7 जनवरी से ठंड जो है तेज हो, लेकिन फिर भी
मैंने अपने कंटिन्यूटी के वर्क को अंजाम मेरा कि भाई अपने को इसकी पूर्ण तैयारी के साथ विद्यार्थियों को जो प्रोसेस है उसमें निःशुल्क ज्ञान को बांट रहे हैं तो बांटते रहना चाहिए। सर्दी में सर्दी पड़ती, गर्मी में गर्मी पड़ती, वर्षा में वर्षा होती, ये सब चलता रहता। तो आप लोगों में भी पढ़ रहे देख रहे, मुझे लगा कि मैंने जब लोक देवता लोक देवियों में पढ़ाया तो लोक देवियों में कुछ भाग रिमेनिंग को डाला, रिमेनिंग भाग को डाला तो इसमें कंटेंट थे और कंटेंट को विद्यार्थियों ने देखा कि कुछ वीडियो जो अच्छे थे ब्रह्म मानना, लेकिन उसको नहीं देख पाए, लेकिन जो कंटेंट वाली बात आती है तो उसको एकदम देख लेते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट जिज्ञासु है और जिज्ञासा ही फिलोसॉफी होती है। दर्शन का मतलब ही होता है ईगर टू नॉलेज, ज्ञान के प्रति अनुराग। एजुकेशन का मतलब हिडन टैलेंट को बाहर निकाल। तो दर्शन है हमारा भारत का प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं जन्मजात दार्शनिक होता है। तो हमें कोई कमी नाम की चीज ही नहीं है, दार्शनिक के दार्शनिक ओतप्रोत है हम। तो ये है कि जब उस चीज को हम इतना समझते हैं तो उसमें अपने को ये नहीं रखना चाहिए कि हम जितना ज्ञान को बांटेंगे, आप भी एक दूसरे को जितना बताओगे, कंपटीशन का जमाना है तो उस कंपटीशन में आगे स्टैंड सभी करते हैं तो अच्छा रहता है। और वास्तव में जब ज्ञान वर्धक चीजें होती है तो उनको किसी के नहीं। आज हमारे भारत में आयुर्वेद सबसे बड़ा वेद के रूप में था कि जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद थे तो उसमें आयुर्वेद का बड़ा बोलबाला था। लेकिन ब्राह्मण मानना आयुर्वेद की सारी चीजें हमारे जो वेद्य थे वो यहाँ ज्ञान पूरा छोड़ के गए तो किताबों में दब गया या व्यक्ति विशेष में रह गया और व्यक्ति विशेष ने मान ला उसका उपयोग नहीं किया तो आज भारत में उसकी नगण्यता आ गई। आज कोरोना काल में यदि जो आयुर्वेद के नुस्खे अपन उपयोग में ले रहे हैं और यदि उसको शुरू से यदि वो हमारे रूटीन में होता तो आज हम इसमें इतने भी कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजर पाते। क्योंकि मैं अपने आप की बड़ाई वाली बात नहीं करता हूं। जब 13 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हो रही थी उससे पूर्व में एक ब्यावर के अच्छी शख्सियत जो एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में है और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं तो उनसे मेरी जब बातचीत चलती रहती, नेचर में भी मेरा बोलना है ना, तो मैंने एक ही वर्ड कहा कि भारत को आयुर्वेद से जोड़ देना चाहिए। उनके क्या बात है, मैंने कहा बिल्कुल। और जब बाद में मैंने अप्रैल और मई माह में टीवी को देखते रहा तो उसमें लगा कि आज एलोपैथिक के चिकित्सकों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने भी उस समय इस चीज में आगे आकर के चीज का आह्वान किया कि भारतवर्ष की तमाम जनता से अनुरोध है कि वो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन चीजों से जुड़े। तो वास्तव में ज्ञान को कभी ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। ज्ञान बार बार इस दोए गो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़ी विंजार। हमें ये जो व्यापारिक गुण, ये व्यापार नहीं है। मैंने आपको बताया बिजनेस को कोई व्यापार मानता है तो मैं उसकी बहुत बड़ी कोई मानता हूँ। चिकित्सा को यदि कोई बिजनेस बना देता है तो मैं उसको बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ। इस देश के लिए, इस विश्व के लिए ये नैतिक मूल्यों के विकास का है, वो सेवा का मौका होता है। और इनको जितनी सेवा करोगे उतना निखार आएगा। और इसमें जितना आप परिमार्जन करोगे, जितना बर्तन को मांजते हैं उसमें चमक आ जाती है, दांत दिखाई देने लग जाते हैं, वही लोकोक्ति और वही मतलब कहावत चरितार्थ होती है। तो वास्तव में जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, और कर्म प्रधान होता है, कर्म से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। संस्कृत में हमारे जो संस्कृत हमारी ऑल मदर ऑफ सब्जेक्ट है, नेसेसिटी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो संस्कृत में तो ये पहले कहा है कि जो विद्या होती है वो सर्वत्र पूज्यन्ते होती है। कहते हैं ना, एक श्लोक है कि मतलब सर्वत्र जो है विद्वान की पूजा होती है, बाकी जो होता है वो अपने क्षेत्राधिकार में पूजा जाता है और विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। तो इसलिए इस विद्या धन को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही उससे लाभान्वित होंगे हमारे